डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि डीडीसी के चुनाव पहली बार क्यों जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्योंकि 70 सालों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हर किसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में ये चुनाव होते हैं, पर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होते। उसका जवाब हम टटोलने निकले तो ये पता चला कि कई सारी पार्टीज जो आज तक जम्मू कश्मीर में राज करती रही, जम्मू कश्मीर में सरकारें बनाती रही, लोगों से मत लेती रही, उनके वोट लेती रही, पर आज तक जो विजन डॉक्यूमेंट, जो ब्लूप्रिंट, जो डेवलपमेंट के वादे या फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स करने की बात होती है, उस तरह का कोई भी प्लान आज तक इन्होंने सेंटर को दिया ही नहीं कि उस तरह की पावर्स इनको मिल पाए। और ग्रेटर ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल के नाम पर हमेशा ये पावर्स मांगते रहे, पर कोई विजन डॉक्यूमेंट, कोई ब्लूप्रिंट इनके पास नहीं था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर पीडीपी हो, जिन्होंने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राज किया, हर कोई सरकार इस चीज़ को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए, डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर में कराने के लिए नाकाम रही। पावर्स को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया, मोनोपोली चली, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर को नहीं मिल पाई, जिसमें डीडीसी चुनाव सबसे बड़ा एक मुद्दा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 370 जो 5 अगस्त सन 2019 को हटा, उसके बाद कई सारे लोग नाराज़ भी नजर आए, आम जनता भी हो या नेता भी हो, क्योंकि उसमें उसके कई सारे फॉलोआउट्स थे। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा जो कानून आए हैं, ज़मीन के कानून आए हैं, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात हो, पीआरसी की बात हो, या कई सारे और अधिकारों की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, तो कई सारे फॉलोआउट्स उसके थे, जिसकी वजह से लोग नाराज नजर आए। पर इन सब लोगों के, आम जनता के इमोशंस को इकट्ठा किया, उनमें ये भावना जगाई डेमोक्रेसी के प्रति, वो थी चीज़ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव। सब लोगों ने ये सोचा कि पावर्स को आज तक जो मोनोपोली एक नेताओं के पास रही थी, एमएलएस के पास रही थी, पार्टीज के पास रही थी, वो पावर्स अब खत्म होंगी और एक जो उस इलाके का नेता होगा, जो अच्छा नेता होगा, जो डेवलपमेंट करवाएगा, उसको पावर्स मिलेगी, पावर्स डिसेंट्रलाइज होगी और सबको फायदा होगा। इसके लिए आम जनता भी साथ में जुड़ी और सबने सोचा कि इन चुनावों में हम बड़ी भागीदारी करेंगे और हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में लोग वोट भी दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हम गए, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रुख जाना कि डीडीसी पर किस तरह की सोच रोक लगते हैं, क्या विजन है, क्या जो नेता हैं वो क्या जो वादे कर रहे हैं, किस तरह से लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। पर एक जगह जिसने हमारा आकर्षण सबसे ज़्यादा किया, जिसमें हम सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जिस इलाके ने हमें दिखाई, वो थी राजौरी डिस्ट्रिक्ट का दरहाल बुद्धल इलाका। काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसी इलाके में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये चुनाव हो रहे हैं। डीडीसी में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। पहली है दरहाल, दूसरी है पीड़ी जिसका टेक्निकल नाम बुद्धल ओल्ड बी है, तीसरी है कोटरंका जो कि बुद्धल ओल्ड ए है, और चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी है बुद्धल न्यू। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ये हैं, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 नेता, बहुत बड़े दिग्गज नेता, जो 20 सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के लिए कोशिशें कर रहे थे कि वो हारे, और एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, आइडियोलॉजिकली पूरी तरह से अलग। उन नेताओं में सबसे बड़ा नाम चौधरी जुल्फ़िकार का, चौधरी जुल्फ़िकार अली, जो कि अगर पारिवारिक तौर पर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके पिता 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, असेंबली के इलेक्शन जीत चुके हैं, और 2 बार वो नेता भी रह चुके हैं। पर 2002 में चौधरी जुल्फ़िकार जब चुनाव लड़े, वो हारे, तो उसके बाद उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामने के बाद 2008 में भी वो चुनाव जीते, और 2014 में भी। फिर उसके बाद 2015 में वो नेता बने। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में भी एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर के तौर पर उनकी हैसियत रही, और ना सिर्फ ब्लॉक स्तर पर या कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर या जिला स्तर पर वो एक पावरफुल नेता रहे। पूरे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो एक रसूखदार नेता के तौर पर उनका नाम लिया जाता है हमेशा से। पीडीपी में भी काफ़ी बड़ी उनकी जो है मान्यता थी, उनकी एक कद था। वहीं दूसरी तरफ जब ये हालात बने 5 अगस्त 2019 वाले, कई सारे नेता रिटेन रहे, तो कुछ दिन भी ये जो जुल्फ़िकार चौधरी हैं, ये पीडीपी में नहीं रह पाए, और उन्होंने दामन थामा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में एक बड़े नेता के रूप में उभरे। एक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नहीं बनी गई, और हमारे जम्मू कश्मीर में ये माना भी जाता है, लोग
ऐसी बातें भी करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो बीजेपी के ही अपनी पार्टी है, और उसी की वजह से काफ़ी बार बीजेपी से इन जो नेता हैं इन पार्टीज़ के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उनके ताल्लुक भी जोड़े जाते हैं कि किस तरह से इनकी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो मिलती है या क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर वो हमेशा रहे। वहीं दूसरे नेता जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो हैं लियाकत अली, पेशे से एक एडवोकेट हैं, और माना ये जाता है कि 2002, 2008, 2014 के चुनाव जो इन्होंने लड़े हारे तो हैं, पर स्पिरिचुअल लीडर जो मियाँ फैमिली उस इलाके की है, माना जाता है कि जो एडवोकेट लियाकत अली हैं वो उनके रिश्तेदार हैं, और उसी की वजह से भारी मात्रा में इनको वोट भी मिलते थे। तीनों चुनाव भले ही ये हारे हैं, पर भारी मात्रा में लोगों का जो स्पिरिचुअल कनेक्ट था उन मियाँ फैमिली से, उसकी वजह से लियाकत अली को काफ़ी भारी मात्रा में वोट मिले, और कड़ी चुनौती ये हमेशा हर अपने जो अपोजिशन है उनको देते रहे, और भारी हज़ारों की तादाद में इनको वोट मिले। और साथ ही साथ जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि किस तरह के वो नेता हैं, तो ये भी उनसे लोगों से ये फीडबैक मिला कि हर बार ये आते थे, हम इनको बढ़ चढ़ कर वोट भी देते थे, हालांकि कुछ मार्जिन से ये रह जाते थे, पर वोट इनको भारी मात्रा में दिए जाते थे, कुछ ही मार्जिन से ये हारते थे। और हर बार जब ये आए तो 6 साल इन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। 6 साल बाद ये आते थे, वोट मांगते थे, और हम भी वोट दे देते थे, पर इन्होंने अपनी 6-6 साल जो है वो शक्ल नहीं दिखाई। इसीलिए लोगों का जो रुख है वो कुछ अलग ही नज़र आया। तीसरे हैं मोहम्मद इकबाल मलिक, पेशे से ये एक सरकारी नौकरी करते थे, उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में एक डिप्टी कमिश्नर के रूप में ये रिटायर हुए, और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये कांग्रेस में ज्वाइन हुए, फिर बीजेपी में इन्होंने जो है वो बीजेपी का दामन थामा, और माना यह जाता है कि कुछ साल, पिछले 1-2 साल में जो बड़े बड़े नेता, मुस्लिम नेता जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनमें मोहम्मद इकबाल मलिक जो हैं काफ़ी बड़ा नाम है, और सबसे बड़े नेता वही हैं। इसके बाद जब बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद ये भी माना जाता है कि काफ़ी बार इनकी आइडियोलॉजिकली अलग अलग डिफरेंसेस भी रहे। वहीं 2 बार ये असेंबली के चुनाव भी लड़े हैं और हारे भी हैं। इस बार डीडीसी इलेक्शंस की मैं बात करूं तो ये दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव भी लड़ रहे हैं। वहीं चौथे नेता जो हैं ठाकुर पूरन सिंह, ठाकुर पूरन सिंह ने इतिहास, एक हिस्ट्री तब बनाई जब 2002 के चुनाव में एक मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चुनाव जीत कर आए, हिंदू नेता बने, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में पर पूरे देश भर में इनकी चर्चा हुई, और जम्मू कश्मीर का सेकुलरिज्म जो है वो दिखाया गया कि किस तरह से हमारा जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसे इलाके से भी कुछ नेता जीते हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और हिंदू नेता वहाँ से निकला है, और इसलिए जम्मू कश्मीर के सेकुलरिज्म की मिसालें भी इनके नाम पर दी गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर बीजेपी ज्वाइन की, फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और अलग अलग पार्टियों में ये घूमते फिरते रहे। अब 20 साल बाद ये चारों बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए और इन्होंने एक कॉमन चुनौती बनाई। वो चुनौती बनाई एक ऐसे नेता के खिलाफ जो उभर रहा था, जो ग्राउंड लेवल से निकला, और उसका मकसद था कि आम जनता के लिए काम किया जाए। वो हैं जावेद इकबाल चौधरी। जावेद इकबाल चौधरी एनवायरनमेंट साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक छोटा सा अपना बिजनेस कर रहे थे, और बिजनेस करते करते ही 2018 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया, एक अलग ही तरीके का मोड़ आया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल दी। 2018 में इनके पिता पंचायती चुनाव के कैंपेन कर रहे थे, जिस दौरान उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। और जावेद इकबाल चौधरी उसी समय जब उनके साथ थे तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने पिता को जल्द से जल्द गाड़ी तक पहुँचाया जाए, या एम्बुलेंस वहाँ बुलाई जाए, या कोई मेडिकल एड उनको मिले, पर वहाँ पर रास्ता नहीं होने की वजह से गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच पाई, इनको गाड़ी तक नहीं ले जाया गया, मेडिसिन वहाँ नहीं उपलब्ध हो पाई, एम्बुलेंस वहाँ नहीं मिल पाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई। और उन्होंने वहीं पर उसी दिन डिसाइड किया कि ये जो हमारे जो लोग हैं जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, इनके लिए मैं काम करूंगा। और वहीं से इन्होंने प्रण लिया। और 2018 जब चुनाव चल रहे थे और 21 दिन इनके पिता की मृत्यु के 21 दिन के बाद इन्होंने पंचायती चुनाव में भागीदारी की और एक बड़ी जीत जो है वो इन्होंने हासिल की। और बड़ी जीत हासिल करने के बाद इन्होंने, आपको बता दूं कि 1300 प्लस कुछ वोटिंग जो है वो उस इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके इलाके में हुई थी, जिसमें से 1150 वोट जो है इन्हें जावेद इकबाल चौधरी को मिले। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा बहुमत जो है वो इन्हीं के पास था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 2019 में अक्टूबर में फिर ये BDC चुनावों में उतरे। और BDC चुनावों में माना ये जाता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है
बुदल ओल्ड ब्लॉक जो इलाका है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक है, जिसके 35 जो हैं वो पंचायतें हैं। 35 पंचायतों में 312 वोट जो पोल हुए, उनमें से 248 वोट पाकर बीडीसी चेयरमैन जावेद इकबाल चौधरी को चुना गया और 2048 वोट पाने वाले और इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े नेता, इकलौते नेता जावेद इकबाल चौधरी थे। बड़े भारी मार्जिन से इन्होंने चुनाव जीते। जब 2020 के डीडीसी चुनावों की घोषणा हुई तो जावेद इकबाल चौधरी ने डिसाइड किया कि अब वो अपना जो है नामांकन भरा और उसके बाद हर किसी ने पुरजोर इनके लिए कैंपेन भी किया और हर किसी ने कहा कि ये हमारा जो नेता है, जो हमारे साथ चलता रहा, जिसने इतने काम किए। और आपको ये बता दूं कि कोविड के दौरान जब कई सारे नेता अपने डर की वजह से कोविड से बचने के लिए अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, एमएलएज हों पुराने या फिर जितने भी नेता जो कि शहरों में रहते हैं या फिर इन इलाकों से वोट लेकर वो इनकी नुमाइंदगी करने की बातें हमेशा करते रहे हैं, उन लोगों को वो लोग सब चुप रहे। और जावेद इकबाल चौधरी जब सब कुछ बंद था, ये मास्क पहनकर लोगों के घरों घरों तक गए, पैदल जो है वहाँ पर गए, उन लोगों को मास्क बांटे, गवर्नमेंट से लगातार राब्ता बना के रखा, अपने रिसोर्सेज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के से रिसोर्सेज इकट्ठे किए और हज़ारों की तादाद में मास्क, सैनिटाइज़र और ये सारे जो ज़रूरत के चीज़ें थी, चाहे लोगों के राशन ख़त्म हो जाता था, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें आती थी, मेडिकल एड प्रोवाइड करना, हर किसी चीज़ को जावेद इकबाल चौधरी ने कोशिश किया कि उनके घर पहुंचाया जाए, किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। वहीं जहां एक तरफ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था, हर कोई जो गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से काम कर रही थी, जावेद इकबाल चौधरी ने वहां पर वॉलंटियर टीम तैयार की और वहां पर छोटे छोटे लॉकडाउन लगाकर लोगों को जिस तरह की भी परेशानी आई उसकी मदद की, और जिसकी वजह से देखा गया कि वहाँ उस इलाके में जो कोरोना के केसेस हैं वो भी काफ़ी कम आए। दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड जो पर्सन्स थे, जो अलग अलग, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं पर रह रहे थे या फिर देश में कहीं देश के बाहर कहीं रह रहे थे, जो फंस चुके थे, अब वापिस आना था उन्हें कोविड के दौरान, तो उसमें भी इन्होंने गवर्नमेंट से राब्ता किया, अपने रिसोर्सेज यूज़ किए, ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में मिलाया और हर एक किसी तक मदद पहुँचाई, उनको वापस लाया, उनको राशन, किसी भी तरह की उनको परेशानी आई तो वो उनकी मदद की, जिसकी वजह से हर किसी व्यक्ति को, आम जनता को ये लगा उनके इलाके में कि डीडीसी चुनाव जब ये जीतेंगे तो सही, पर जैसे ही जीत जाएंगे तो डीडीसी चेयरमैन बनने की भी सबसे बड़ी जो एक प्रॉमिसिंग जो फैक्टर लगा वो इनको यही लगा कि ये भी डीडीसी के चुनाव सबसे बड़े यही एक कैंडिडेट हैं जो डीडीसी के चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि ना सिर्फ अपने ब्लॉक में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका अच्छा रसूख है, पर पूरे अगर मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो हर जगहों पे लोग इनको जानते हैं, इनके कार्यशैली को इन्होंने देखा है और डीपली इनको एनालाइज कर ये मान लिया उन्होंने कि एक युवा नेता जावेद इकबाल चौधरी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं तो इनको एक चुनौती बनाकर जो है उन चारों नेताओं ने इनके खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर दिया। ऐसे लोग 4 नेता, चौधरी जुल्फिकार, लियाकत अली, इकबाल मलिक, डॉक्टर ठाकुर पूरन सिंह, जो कि एक दूसरे के खिलाफ 20 साल तक लड़ते रहे, एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, वो चारों इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि एमएलए के लिए, असेंबली के लिए जब चुनाव होंगे तब देखा जाएगा कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, पर हमें एक कॉमन चुनौती बनानी है और इस युवा नेता को, इस नए नेता को, जावेद इकबाल चौधरी को जल्द से जल्द इसको हराना है और इसको डीडीसी के चुनाव नहीं जीतने देना है। पीडी बुदल ओल्ड बी ब्लॉक, जहां से इस समय जावेद इकबाल चौधरी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नसीम लियाकत उतरे हैं और वहीं कांग्रेस से चुनौती दी है मसूद नसीम ने। ये अगर हम बात करूँ नसीम लियाकत की तो उनकी सपोर्ट एक अलग तरीके का, जो हमने एक गुपकार डिक्लेरेशन तो देखा, कई सारी पार्टी साथ में मिली, पर इस इलाके में एक अलग तरीके का जो एक हम गठबंधन देखें तो वो हमें देखने को मिला, एक कोलेशन जो है वो देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के इकबाल मलिक जो हैं, जो अपने जो लोग उनको वोट देते थे, जहाँ पर उनका अच्छा रसूख था, वहाँ कहते नजर आए कि नसीम लियाकत को, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनको वोट दीजिए। अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जहां एक तरफ बीजेपी हमारी जो जम्मू कश्मीर की है वो एंटी नेशनल भी कहती है और अलग अलग बातें, उनके गुपकार डिक्लेरेशन को गुपकार गैंग का नाम दिया गया, वहीं वहां हम देखते हैं कि बीजेपी के एक नेता जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के लिए समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ठाकुर पूरन सिंह ने धर्म की राजनीति को ज़्यादा अपनाया और उन्होंने भी अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि नसीम जो लियाकत हैं उन्हें वोट दीजिए। नसीम लियाकत को वोट देने का मतलब क्या है?
उनके लिए कैंपेनिंग क्यों की गई जबकि आप दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी एक अलग सा फैक्टर वहाँ पर देखने को नज़र आया। वहीं चौधरी जुल्फ़िकार का तो क्या कहना है, उन्होंने ये भी माना जा रहा है उस इलाके में कि नसीम लियाकत को जावेद चौधरी के खिलाफ खड़े करने वाले जुल्फ़िकार चौधरी ही हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं। यानी कि जहाँ एक तरफ PAGD को गालियाँ दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अलग तरीके का अलायंस इस इलाके में देखा गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, BJP हो और अपनी पार्टी, ये सब वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो युवा नेता जो नया उभर रहा है, इसको हमने चुनौती देनी है और इसे हराना है। अब बात ये आती है, सवाल ये खड़ा होता है कि जब सारे लोग, सारे बड़े बड़े नेता एक साइड हो गए हैं तो जावेद इकबाल चौधरी के साथ कौन है? जावेद इकबाल चौधरी के साथ है जनता। आम जनता से जब हम वहाँ पर घूम रहे थे, वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे, चीज़ों का एनालिसिस कर रहे थे, तो लोगों की असेसमेंट ये थी कि ये एक बड़े नेता हैं और यही जो है वो जीत कर आगे आएंगे सबके सामने। उसका कारण क्या था, वो भी हमने पता करने की कोशिश की। तो सबसे पहला कारण सेकुलरिज्म जो सोच जावेद इकबाल चौधरी की है, जिस तरह से अलग अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इन्होंने साथ में जोड़ा। कल भी हमने देखा जिस तरह से अलग अलग रैलीज हुई, कैंपेन्स हुए, एक बड़ा जलसा हुआ, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, बकरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी, बकरवाल कम्युनिटी से या फिर गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हर एक व्यक्ति वहाँ पर जुड़ा, वहाँ पहुँचा और हर किसी ने एक आवाज़ दी जावेद चौधरी। वहीं दूसरी तरफ जावेद चौधरी ने जब DDC के चुनाव लड़ना शुरू किया, जब ये पॉलिटिक्स में एक तरीके के उतरे, तो उन्होंने एक नारा दिया कि ठेकेदारी सिस्टम जो हमारे यहाँ पर चलता है उसे पूरी तरह से खत्म करना है। आज मेरे आने से सियासत में कंपटीशन पैदा हो गया है, इसीलिए सारे जो बड़े ठेकेदार, बड़े लीडर हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हैं और मेरी एक तरह से जो जीत हो चुकी है कि हर आदमी की एक कीमत, एक कदर बन चुकी है। आज खांडल ब्रिज से लेकर सड्डा तक हर आदमी को ढूंढा गया है, उसके पांव पकड़े गए हैं, मिन्नतें की गई हैं और पिछली माफियां मांगी गई हैं। और अब मेरा पाँव फंस गया हुआ है। अब जो भी आएगा लीडर आपको सर पे बिठा के रखेगा कि मेरा वादा आपसे। एक पार्टी जो है वो अपना ठेकेदार यहाँ पर उतारती है, एजेंट उतारती है, उसको लोग वोट भी दे देते हैं और उसके बाद वो जो एजेंट है वो यहाँ पर काम किसी तरह का नहीं कराता, अपने लोगों को फ़ायदा देता है और आम जनता को जो बेनिफिट पहुँचने चाहिए, जो स्कीमें आती हैं वो जो बेनिफिट्स पहुँचने चाहिए, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, रोड का हो, पानी का हो, बिजली का मसला हो, उनके कोई भी काम आज तक नहीं हुए। इसलिए ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, ये आवाज़, ये नारा उन्होंने दिया और लोगों को ये नारा जो है वो काफ़ी पसंद भी आया। वहीं तीसरी बात करें तो जावेद इकबाल चौधरी का मानना है कि 21वीं सदी में भी हमारा जो इलाका है वो पसमानदा है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। पानी के लिए लोगों को दर-बदर भटकना पड़ता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से उनके पिता की मृत्यु हुई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिगड़ा हुआ है, रोड्स नहीं है, बिजली की समस्या है, हर किसी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वहीं चौथी तरफ अगर मैं बात करूँ तो मैनिफेस्टो जो इन्होंने तैयार किया है, हर 4 पंचायतों के क्लस्टर में एक मॉडल स्कूल बनाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करना, डिस्पेंसरीज के लिए बात की, 88 करोड़ रुपया इन्होंने पानी के लिए भी जो है वो सैंक्शन करवाया जल जीवन मिशन के तहत, जिसमें अलग अलग जो इलाके हैं जहां पर पानी नहीं है, हर नल से पानी निकले, ये इनकी पूरी कोशिश है। तो ये विजन डॉक्यूमेंट जो इन्होंने तैयार किया, वहीं जावेद इकबाल चौधरी के लिए तभी इतनी जनता जो है वो हमें जुड़ती हुई वहां पर नजर आई। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट वहाँ से उतर रहे हैं, नसीम लियाकत, वहाँ पर ये देखा गया कि जो एक हट्टे कट्टे नेता, 6.5 फुट 6 फुट के नेता, उनका मुकाबला जो है वो जावेद इकबाल चौधरी कर रहे हैं, जो कि कद काठी में भी छोटे हैं, दुबले पतले हैं। लोगों का वहाँ मानना ये था कि ये जावेद इकबाल चौधरी जो है 20-20 घंटे काम करते हैं और कैंपेनिंग के दौरान भी ये देखा गया कि हर एक घर में जाकर उन्होंने जो है वो कैंपेनिंग की है, पैदल चले हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे रास्तों में वो पैदल चलते रहे और इसीलिए आम जनता उनके साथ जुड़ी है। वहीं नसीम लियाकत की बात करूँ तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चौधरी जुल्फ़िकार, लियाकत अली और बड़े बड़े नेता जो हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के या BJP के या अपनी पार्टी के, वो सब मिलकर जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि नसीम लियाकत के लिए हम चुनावी कैंपेन करें, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जावेद इकबाल चौधरी को हर कोने में, हर गली में वहाँ पर देखा गया। अब बात आती है कि आम जनता क्या करेगी। क्या आम जनता उन्हीं पुराने नेताओं के पास, उन्हीं सोच के पास जाएगी जिन्होंने 70 साल उनसे वोट तो लिए, पर हर बार वोट लेने के बाद वो वहाँ पर दिखे ही नहीं, शहरों में रहे, या फिर उन्होंने जो वादे उनके साथ किए थे, बिजली के, पानी के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड के, क्या वो वादे उन्होंने पूरे किए? उस पर भी सवालिया निशान हमेशा खड़ा रहा। और क्या वो उस व्यक्ति के लिए, उस ऐसे नए चेहरे के लिए, युवा नेता के लिए वोट देंगे या फिर अपनी बात जो है वो सही तरीके से उस इन
इन वोटों के थ्रू सरकार के सामने या फिर गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि क्या जो एक नया नेता जिसने कोविड के दौरान भी बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसने कोशिश की कि हर एक व्यक्ति तक मदद पहुंचे, उनके लिए लोग वोट करेंगे। अब लोगों को डिसाइड करना है कि किस तरह की सोच को, किस तरह के वादों को, किस तरह की डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर वो इन चुनावों में अपनी जो मत का अधिकार है, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अधिकार है, उसका वो जो है वो यूज़ करेंगे।